20-25 साल के कुछ हिंदू लड़कों के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत कहां से आता है? धर्म की रक्षा के नाम पर अपने करियर और अपने जीवन को दांव पर लगाकर नफरत और हिंसा की आग में ये नए लड़के कैसे कूद जाते हैं? क्या परिवार या क्या स्कूल या क्या भरपूर रणनीति से खड़ा किया गया कोई इकोसिस्टम नफरत और सांप्रदायिकता की सिंचाई कर रहा है? सोचिए, अगर स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की आड़ में धर्म धर्म और बस धर्म पर जोर दिया जाए, जोर भी अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं बल्कि दूसरे धर्म के प्रति नफरत सिखाने के लिए दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए, ABCD सीखने की उम्र से ही एक कम्युनिटी के खिलाफ मन में भाव डाले जाएं तो क्या होगा? सोचिए, अगर 1, 2, 10, 20, 100, 1000, 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख स्कूलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए तो क्या होगा? सोच पा रहे हैं क्या कि कट्टर सांप्रदायिक नौजवानों की खेप जो हिंदू त्योहारों में मस्जिदों के सामने बेशर्मी से नाचता है वो कहां से तैयार होता है? अब सुनिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सब कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है और हो रहा है 1 लाख से अधिक एकल विद्यालयों में। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये एकल विद्यालय किस बला का नाम है, इसका इतिहास क्या है, किसने कैसे इसकी शुरुआत की, और सवाल यह भी कि जब इन एकल विद्यालयों में इतनी दिक्कत है तो इनकी संख्या 1 लाख से अधिक कैसे पहुंच गई? ये कैसे पैठ जमाने में कामयाब हो गए और लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में क्यों भेजते हैं? इन सब सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। एकल विद्यालय की कहानी की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य से होती है। इस समय भारत के आदिवासी इलाके शिक्षा की पहुंच से दूर थे। सरकारी स्कूलों की पहुंच ना के बराबर थी। गरीबी और अशिक्षा ने इन इलाकों को अंधेरे में डुबो रखा था। इसी स्थिति को देखते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता भाऊ राव देवरस ने साल 1986 में झारखंड के गुमला जिले में एकल विद्यालय की नींव रखी। भाऊराव देवरस का असल नाम मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस था। यह आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस के छोटे भाई थे। एकल विद्यालय के पीछे उनका विचार था एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ एक गुरु हो जो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाए। लगभग 1986 के आसपास ही उड़ीसा में भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो रात के स्कूलों के जरिए आदिवासी बच्चों को पढ़ाने पर केंद्रित था। इन स्कूलों का मॉडल आसान था, कम खर्च, कम संसाधन और स्थानीय स्तर पर चलने वाला। अच्छा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। शुरू से ही बड़े उद्योगपतियों और संघ से जुड़े अमीर लोगों ने इसमें फंडिंग की। 1980 के दशक के अंत तक एकल विद्यालयों की चर्चाएं दूर दूर तक फैलने लगी। 1989 के आसपास श्याम गुप्ता, जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक थे, ओडिशा में इस कैंपेन से जुड़े। उन्होंने एकल विद्यालय अभियान को अपने हाथ में लिया। गुप्ता ने भाऊराव के विजन को नया आकार दिया और फैसला किया कि गांवों तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए शहरों की ताकत चाहिए, वहां के पैसे और दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी सोच के साथ 1989 में कोलकाता में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी FTS की स्थापना हुई। FTS ने एकल विद्यालयों को चलाने की जिम्मेदारी ली और इसे एक बड़े अभियान का रूप दिया। यहां से एकल सिर्फ एक प्रयोग से आगे बढ़कर एक मिशन बन गया। शुरुआत में एकल का ढांचा सीधा था, एक शिक्षक, कुछ बच्चे और खुली सी जगह। गांव वाले इसे चमत्कार मानते थे, उनके बच्चों को पढ़ाई का मौका जो मिल रहा था। 1991 तक FTS को पुरुषोत्तम दास चितलंगिया जैसे प्रभावशाली लोग लीड करने लगे, जो उद्योगपति होने के साथ साथ बीजेपी के पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष भी रहे। यहां से एकल का शुरुआती दौर खत्म हुआ और ये एक संगठित ढांचे में बदल गया। 1990 के दशक में एकल विद्यालय तेजी से बढ़ने लगे। FTS के नेतृत्व में इसकी पहुंच आदिवासी इलाकों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों तक फैली। पुरुषोत्तम दास चितलंगिया, जो 2003 तक FTS को लीड करते रहे, उन्होंने कोलकाता के उद्योगपतियों और संघ से जुड़े अमीर लोगों को इससे जोड़ा। शहरों से पैसा आया और गांव में स्कूल खुलते चले गए। 2000 तक आते आते एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया EVFI दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ, जिसने विदेश से फंडिंग का रास्ता भी खोल दिया। इसी साल भारत लोक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जो उत्तर भारत में एकल स्कूलों को चलाने और फंड जुटाने का काम करने लगा। साल 2002 में एकल विद्यालय फाउंडेशन USA की नींव भी रखी गई, जिसने एकल अभियान के लिए अमेरिका से पैसा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये एकल का सुनहरा दौर था। हजारों स्कूल खुल चुके थे और लाखों बच्चे इनमें पढ़ रहे थे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लग रहा था, जहां शिक्षा सब तक पहुंच रही थी, लेकिन अंदर खाने हो क्या रहा था वो वीडियो में आगे बताएंगे। तो साहब 2000 के दशक में एकल का ढांचा और मजबूत हुआ। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर एकल अभियान का नेतृत्व एकल अभियान ट्रस्ट नाम के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ट्रस्ट में एकल विद्यालय फाउंडेशन, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, भारत लोक शिक्षा परिषद और एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया, श्री हरि सत्संग समिति जैसे कई संगठन शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार एकल अभियान को कई तरह की सहायता प्रदान कर रही थी। हालांकि 2005 में एकल अभियान को बड़ा झटका लगा, जब यूपीए सरकार ने एकल अभियान को दी जाने वाली मदद को रोक दिया। सरकार की एक कमेटी ने बताया कि कुछ स्कूलों में गड़बड़ियां हो रही थी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था। इसके बावजूद एकल का दायरा बढ़ता ही रहा। 2011 में राष्ट्रीय महिला समिति एफटीएस के साथ जुड़ी, जो महिलाओं को संगठित करने में लगी। ग्राम स्वराज मंच बना, जो गांवों में आत्मनिर्भरता की बात करता था। इसके अलावा संघ परिवार की और शाखाएं भी सक्रिय थी। वनवासी कल्याण आश्रम वीके, राष्ट्रीय सेवा भारती आरएसपी और विद्या भारती वीकेए ने प्री प्राइमरी कोचिंग सेंटर शुरू किए। आरएसपी ने संस्कार केंद्र और पाठदान केंद्र चलाए और विद्या भारती ने अपने स्कूलों के साथ संस्कार केंद्र जोड़े। एकल अब अकेला नहीं था, यह संघ के विशाल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। साल 2019 तक आते आते देश में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय हो चुके थे, लेकिन इस विस्तार के साथ एकल की असल मंशा भी सामने आने लगी। स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदल रहा था। यह सिर्फ अक्षर ज्ञान और गिनती तक सीमित नहीं रहा। बच्चों को सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र और राम भजनों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। द कैरवा मैगजीन में छपे एक लेख के अनुसार बच्चों को इतिहास इस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता कि शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को भारतीय महानायक दिखाया जा सके। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कम्युनल भावनाओं को ठेलना गलत है, जो एकल विद्यालयों के जरिए हुआ। इतिहास की कक्षाओं में राइट विंग आइडियोलॉग्स जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को भी पढ़ाया जाता, जिन्हें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के साथ रखा गया था पाठ्यक्रम में। इसके अलावा एकल विद्यालयों में गाय की डिवाइन नेचर और इसके प्रैक्टिकल उपयोग पर भी विशेष रूप से पाठ पढ़ाए जाते हैं। साथ में बच्चों को धार्मिक गानों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिनमें राम से जुड़े भजन शामिल थे। राम सिया राम जय जय राम, राम धुन श्री राम जय जय राम गाया जाता है। साथ ही रोजाना एक शपथ दिलाई जाती है, जिसकी शुरुआत जय श्री राम से होती है, जिसके बाद ये पंक्तियां कहते हैं, हम सभी भारत माँ की संतान हैं, भारत माँ की आंखों में आंसू है, हम उनके आंसू पोंछेंगे, हम देश को सुखी बनाएंगे। इसके अलावा इन स्कूलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। एक उदाहरण से समझिए। द डेमोक्रेट न्यूज वेबसाइट ने एकल विद्यालयों पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। द डेमोक्रेट ने अपनी इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एकल विद्यालय में पढ़ने वाले 15 साल के निखिल शुक्ला का जिक्र किया है। रिपोर्ट में लिखा है कि निखिल क्लास में भगवा कपड़े पहने बैठा है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, आस्था की, जुनून की और लड़ाई की। उसकी इस प्रेरणा के पीछे हैं उसके शिक्षक, जिन्होंने उसे हिंदू धर्म की रक्षा के कर्तव्य का पाठ पढ़ाया, और इसी के चलते निखिल ने बजरंग दल का सिपाही बनने का फैसला किया। बजरंग दल एक ऐसा संगठन जिसे चर्चों और मस्जिदों पर हमले, मुस्लिम व्यापारियों के आर्थिक बहिष्कार और सांप्रदायिक हिंसा के लिए जाना जाता है। निखिल शुक्ला ने डेमोक्रेट से बात करते हुए कहा कि भारत में हिंदू धर्म पर हमला हो रहा है, हमें इसे बचाने के लिए लड़ना होगा। महज 15 साल की उम्र में एकल विद्यालय ने उसे हिंदू राष्ट्र की लड़ाई में उतार दिया है। इसका परिणाम क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चे के उदाहरण से हम पूरे संगठन को कैसे गलत ठहरा सकते हैं, तो आपको बता दें कि एकल विद्यालय फाउंडेशन के सीईओ खुद ऐसी मुस्लिम विरोधी बात करते हैं। बजरंग बागड़ा एकल विद्यालय फाउंडेशन के एक्स सीईओ हैं। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक इन्होंने जुलाई 2024 में कहा था कि मुसलमानों को हिंदू धार्मिक स्थलों पर पूजा सामग्री बेचने से रोका जाना चाहिए। बजरंग बागड़ा का बयान सुर्खियों में रहा, लेकिन यह कोई अचानक फिसली जुबान नहीं थी। जब सीईओ ही ऐसी बात करेंगे तो एकल विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। सदियों से शिक्षा का उद्देश्य रहा है ज्ञान का विस्तार, सोच की स्वतंत्रता, लेकिन एकल विद्यालयों के जरिए शिक्षा के नाम पर एक खास विचारधारा को थोपा जा रहा है।
इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम नीति एक रहस्य बनी हुई है। न ये एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, न ही किसी सार्वजनिक निगरानी प्रणाली के अधीन। कुछ रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि एकल विद्यालय पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों को दबाने और उन्हें हिंदू पहचान में ढालने की कोशिश कर रहा है। ये भी उदाहरण से समझिए। पश्चिम बंगाल के एक सीपीआईएम कार्यकर्ता हैं तपस दास, जो रसा खोवा पंचायत में रहते हैं। तपस दास ने कारवा मैगजीन को बताया कि उनके इलाके में भी एकल विद्यालय है। उन्होंने कहा, एकल प्रोजेक्ट से जुड़े लोग सीधे सीधे बीजेपी को वोट देने की अपील नहीं करते, लेकिन वे आरएसएस के हिंदुत्व के प्रचार में लगे रहते हैं। इनकी गतिविधियों के बाद गांव के पारंपरिक धार्मिक आयोजनों में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव भागवत कथा के म्यूजिकल कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता है। तपस दास के मुताबिक ये कार्यक्रम हिंदी में होते हैं, जबकि इस इलाके में ज्यादातर लोग बंगाली की लोकल डायलेक्ट्स बोलते हैं। अब सवाल यह है कि जब एकल विद्यालयों में इतनी दिक्कत है तो गांव में ये अपनी पैठ कैसे जमाने में कामयाब हो जाते हैं और लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में क्यों भेजते हैं। न्यूज मैगजीन कारवां के मुताबिक नए एकल विद्यालय बनाने और बाद में एजेंडा चलाने का पैटर्न लगभग सभी स्कूलों में एक जैसा है। सबसे पहले ईवीएफ के लोग गांव में एक टीचर की तलाश करते हैं जो बच्चों को पढ़ा सके, फिर एक जगह की तलाश करते हैं जहां बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसके लिए कोई मकान, झोपड़ी या किसी पेड़ के नीचे खाली जमीन का भी इस्तेमाल करते हैं। जगह और टीचर फाइनल हो जाने के बाद ऐसे बच्चों की तलाश की जाती है जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं। ऐसे बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किताबें दी जाती हैं और उनका दाखिला कर लिया जाता है। कुछ महीनों बाद जब एकल विद्यालय नियमित रूप से चलने लगता है तो गांव में एक और एनजीओ आता है, श्री हरि सत्संग समिति यानी SHSS। ये एनजीओ गांव में संस्कार केंद्र स्थापित करता है। यहाँ एक वीकली गैदरिंग होती है जहां मोरल वैल्यूज और एथिक्स पर चर्चा होती है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि धार्मिक गीतों से जुड़ी होती है। शुरुआत में इसमें उन्हीं स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स शामिल किए जाते हैं जो एकल विद्यालयों में पढ़ रहे हों, लेकिन धीरे धीरे ये वीकली गैदरिंग एक सोशल स्पॉट बन जाती है और गांव के अन्य लोग भी इसमें आने लगते हैं। SHSS फिर हर कुछ हफ्तों में कथाकार बुलाने शुरू करता है। ये कथाकार हरि कथा, राम कथा और भागवत कथा सुनाते हैं, जो हिंदू देवता विष्णु और राम की कहानियां और हिंदू ग्रंथ भागवत गीता से जुड़ी कथाएं होती हैं, जो गांव के लोगों को राम साधक बनाने में हेल्प करती हैं। इस तरह ये एकल विद्यालय अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और आरएसएस को फायदा पहुंचा रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी को फैला रहे हैं। हालांकि ये विद्यालय इसको खारिज करते हैं कि इनका आरएसएस से कोई संबंध है। पश्चिम बंगाल में एकल अभियान की गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले निर्मल्य भट्टाचार्य कहते हैं कि FTS या एकल अभियान आरएसएस से संबद्ध नहीं है। एकल विद्यालयों के कामकाज में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन संघ के साथ इन एकल विद्यालयों का न केवल ऐतिहासिक संबंध है बल्कि कई हालिया और समकालीन संबंध भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। FTS की वेबसाइट श्याम गुप्ता को एकल विद्यालय मॉडल का मास्टर आर्किटेक्ट बताती है। 2004 में यही श्याम गुप्ता VHP के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव और EVFI के महासचिव भी थे। अगस्त 2020 तक वो एकल अभियान ट्रस्ट के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य थे। द कारवा में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सिलीगुड़ी में SHSS का संस्कार भवन नामक एक 2 मंजिला कार्यालय आरएसएस के संस्थापक और पहले सरसंघ चालक KB हेडगवार और दूसरे सरसंघ चालक MS गोलवलकर की फ्रेम युक्त तस्वीरों से सुसज्जित है। आरएसएस से जुड़े लोग इसमें कैसे फंडिंग करते हैं, ये बात हमने इस वाले वीडियो में तफसील से की है। आप इस वीडियो के बाद इसे देख सकते हैं। ये सब दिखाता है कि एकल विद्यालय असल में आरएसएस की सांप्रदायिक सोच का ही एक और एक्सटेंशन बॉडी जैसा है, जो हिंदू पहचान को थोपते हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर बोते हैं। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के अनुसार एकल विद्यालय अपने छात्रों को हिंदू धर्म के कट्टरपंथी रूप हिंदुत्व का पालन करने और उस पर विश्वास करने के लिए बाध्य करता है। एकल विद्यालयों में छात्रों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि हिंदू होना अधिक भारतीय होने के बराबर है। सवाल यह है कि क्या ये शिक्षा है? मनुष्य में भेद, खुद से अलग धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत, धर्म के आधार पर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, क्या ये सब शिक्षा के दायरे में आता है? क्या संविधान विरोधी भावनाओं को संस्थागत तौर पर प्रमोट करने वाले संगठनों पर सरकार को नकेल नहीं कसनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।